दोस्तों, इसके पहले के अध्याय में हमने कुछ गांव के बारे में बात किए थे, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। और यह सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक कक्षा 6वीं का लेसन है। पहले भाग में हमने देख चुके हैं कि गांव के कुछ आजीविका के कुछ साधन होते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं और वो भी उदाहरण के साथ हम देख चुके हैं, जैसे कि तुलसी है। तुलसी के बाद हमने शेखर का भी परिचय किए हैं। बाद में हम रामलिंगम और करुथम्मा इनका भी परिचय कर चुके हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है कि गांव में जो ग्रामीण जो आजीविका के जो साधन होते हैं वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन परिस्थिति और समस्या उनकी समान होती है। जैसे हमने तुलसी की बात की है, वो भूमिहीन थी, उनके पास कोई जमीन नहीं थी और इसीलिए उनको किसी लैंडलॉर्ड जो जमींदार लोग होते हैं उनके पास उनको काम करना पड़ता था। दूसरा उदाहरण हम देख लिए थे शेखर के पास छोटी सी जमीन का टुकड़ा था, लेकिन उससे भी उसकी आजीविका पूरी नहीं हो सकती थी, परिवार को संभालना मुश्किल होता था और इसीलिए उसको जमींदार जैसे रामलिंगम और करुथम्मा के यहाँ उसको काम करने के लिए जाना पड़ता था। और तीसरा उदाहरण हमने देखे थे, गांव में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जो लोग गांव की ज्यादा से ज्यादा भूमि पर अपना नियंत्रण रखते हैं और वहां वो खेती भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहां हम देखने की कोशिश करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका यह भाग दूसरा है और इस दूसरे भाग में हम मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से मुद्दे। ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं और इसके लिए हमने उदाहरण के साथ समझने की कोशिश की है। जैसे कि तुलसी का हमने परिचय करवाया था, शेखर का भी परिचय करवाया था और बाद में रामलिंगम और करुथम्मा जो गांव के प्रसिद्ध व्यक्ति थे इनका भी हमने परिचय किया है। अभी हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका यह और इस अध्याय में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भारत के खेतीहर मजदूर और किसान, मध्य भारत के कुछ गांव, अरुणा और परिवेलन का परिचय, मछलियों को बेचना, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन, नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती, इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों, भारत के जो खेतीहर मजदूर और किसान हैं इनकी बात कर रहे हैं कि भारत के प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। जैसे कि हमने इसके पहले देखे थे कि भारत में लगभग 40% लोग जो होते हैं वो खेतीहर मजदूर के तौर पर काम करते हैं और ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं कि मतलब वो मजदूरी के लिए वो आ जाते हैं, उनको मजदूरी वहां से मिलती है। इनमें से कई लोग भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। जैसे कि हमने शेखर का उदाहरण देखे थे, तुलसी का उदाहरण देखे थे। तुलसी तो भूमिहीन थी, ठीक है, लेकिन शेखर के पास 2 एकड़ खेती थी और इस प्रकार से लोग यहाँ पाए जाते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है और भारत में केवल 20% किसान जो होते हैं वो रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं और ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर वह खेती करते हैं। तो रामलिंगम जैसे ही मतलब 20% लोग ही है और उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग है वो बाजार में बेचा जाता है और कई उनकी उपज का मतलब क्या, जैसे रामलिंगम जैसे बड़े बड़े किसान होते हैं उनके खेत से निकला हुआ माल है वो बड़ा भाग जो होता है बाजार में बेचा जाता है। और कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू किए। जैसे कि हमने रामलिंगम का उदाहरण देखे थे, उसके पास 20 एकड़ खेती भी थी, उसके पास राइस मिल भी थी, उसके पास बीज और खाद बेचने की दुकान भी थी। तो इस प्रकार से वो दुकान चलाते हैं, सूद पर लोगों को मतलब ब्याज पर लोगों को पैसा भी देते हैं, छोटी छोटी उनके पास फैक्ट्री भी होती है। तो इस प्रकार से उनके अन्य व्यवसाय भी होते हैं। तो ये बड़े किसानों के अन्य काम हो गए। मध्य भारत के कुछ गांवों की हम बात कर रहे हैं, जो मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश जैसे या कुछ अन्य उसके आसपास के जो इलाके होते हैं उनके देखे। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो होने वाले जो खेती के साथ साथ अन्य जो लोग होते हैं कि साथ साथ लोग अन्य काम भी करते हैं। जैसे मतलब जंगल की उपज मतलब जंगलों से जो कुछ प्राप्त होता है उत्पादन और पशुओं पर निर्भर रहते हैं। मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही उनके आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। जैसे महुआ बीज, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और अन्य व्यापारियों को बेचने जैसे वो काम करते हैं। सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना, ये भी कई लोगों के लिए आजीविका
कमाने के कुछ मुख्य साधन हैं। तो इस प्रकार से गांव के लोग होते हैं वो इस प्रकार से काम करते हैं और उनके पास अगर गाय भैंस या मवेशियाँ है तो उनका दूध निकाल कर पास के शहर के लोगों को वो बेचते हैं। तो ये भी उनके आजीविका के साधन हो गए। समुद्री तटीय इलाकों की हम बात करते हैं तो यहाँ के आसपास के जो भी गांव होते हैं मछली पकड़ने का उनका मुख्य व्यवसाय होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मछलियाँ बेची जा रही है या मछलियाँ पकड़ी जा रही है। हम परिचय कर रहे हैं अरुणा और पारिवेलन जो यह मछली पकड़ने वाले परिवार से है और यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है और यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मछली पकड़कर ही अपनी आजीविका चलाते हैं और उनके घरों के आसपास ही चारों ओर जाल और कैटामैरन की पंक्ति है। कैटामैरन मतलब जो एक प्रकार की बोट होती है वो नजर आती है और उनकी जो दिनचर्या होती है सुबह 7 बजे समुद्र किनारे से शुरू हो जाती है। वो समुद्र किनारे पर सुबह 7 बजे गर्दी शुरू हो जाती है। इस समय सारे कैटमैरन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं तो बोट वापस आ जाती है और मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें भी इकट्ठा हो जाती है। तो ये हो गए हैं कि अरुणा और पारिवेलन की हम परिचय करने जा रहे हैं। याद देखिए अरुणा बताती है अपने बारे में कि उसका पति पारिवेलन और उसका भाई और उसका जीजा मछली पकड़ कर वो लाते हैं और कुछ मछलियां परिवार के लिए वो रखकर बाकी वो नीलाम करते हैं। नीलाम करने का मतलब क्या होता है कि उनके पास अगर इकट्ठा इतनी सारी मछलियां हैं तो ये कुछ व्यापारी यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और वो बोली लगाते हैं। मतलब मान लीजिए कि यहाँ मतलब उनके पास 10 केजी मछली है और 10 केजी के मछली के लिए एक व्यक्ति बोलते हैं कि वो 500 रुपये देने को तैयार है, दूसरी व्यक्ति बोलते हैं वो 550 देने के लिए तैयार है, तीसरी व्यक्ति बोलती है वो 600 रुपये देने के लिए तैयार है और चौथी व्यक्ति बोलती है वो 700 रुपये देने के लिए तैयार है। तो ये अरुणा क्या करेगी, उसके पास जितनी मछलियाँ है जो ज़्यादा बोली लगाने वाला जो है उसको बेच देगी। तो इसको बोलते हैं हम नीलाम करना। तो नीलाम पर क्या होता है, ज़्यादा बोली वाले लगाने जो ज़्यादा बोली लगाने वाले या ज़्यादा दाम देने वाले को बेचा जाता है। तो इस प्रकार से वो नीलाम कर लेती है और नीलामी से जो मिलने वाला जो पैसा होता है 4 भागों में बढ़ जाता है। तो 4 भागों के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि 3 हिस्से उन 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। जैसे मतलब उसका पति, उसका भाई और उसके जीजा, इनमें बढ़ जाता है। और जो चौथा है, बाकी का चौथा हिस्सा है जो जिसकी नाव और जाल होती है उनको मिल जाता है। लेकिन यहाँ जाल और कैटामैरन है वो अरुणा और उसका जो इंजन है वो अरुणा का ही है। मतलब कैटामैरन क्या है कि इंजन पर चलने वाली बोट होती है और इसीलिए वो चौथा हिस्सा भी अरुणा को ही मिल जाता है। उन्होंने वो इंजन खरीदी करने के मतलब कैटामैरन का जो इंजन है उसका इंजन खरीदी करने के लिए उन्होंने बैंक से उधार लिया था और उधार लेकर मतलब उन्होंने कर्जा लिया था, वो इंजन खरीदा था। कैटामैरन से समुद्र से दूर दूर तक जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकते हैं। तो ये उनका फ़ायदा होता है कि कैटामैरन का इस्तेमाल करना उनको आसान और फायदेमंद साबित होता है। मछलियाँ बेचना और नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती है वे टोकरे भर भर कर पास के गांव में बेचने के लिए चली जाती है। जैसे कि हमने देखे थे अरुणा ने नीलामी के तौर पर वो बेचती है और कुछ व्यापारी भी है जो शहर की दुकानों में ये मछलियाँ खरीदी करते हैं, नीलाम पर खरीदी करते हैं। बाद में अरुणा दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपट लेती है और शाम को उसका पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते मतलब क्या है, कहीं टूटी फूटी है तो उसको वो दुरुस्त कर लेते हैं और उसकी मरम्मत भी करते हैं। और हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा सकते क्योंकि उसी समय मछलियों का प्रजनन काल होता है और इसीलिए उस पर और इस प्रजनन काल में पाबंदी होती मतलब बंदी होती है, प्रतिबंध होता है कि वो मछलियाँ ना पकड़े क्योंकि उनकी मछलियों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वो अगर मतलब उस दौरान अगर ये मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देते हैं तो मछलियों की जो संख्या होती है वो घट सकती है और इसीलिए प्रजनन के समय प्रतिबंधित होते हैं। और इन महीनों में वो व्यापारियों से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं होता है तो इसलिए उनको कुछ सैलरी या उनको कुछ मजदूरी नहीं मिलती है और इस कारण के बाद मजबूरी में उनको व्यापारियों को मछली बेचनी पड़ती है और खुद नीलामी नहीं कर पाते क्योंकि वो इस खाली समय में वो
व्यापारी से उधार लेते हैं और इसीलिए जब वो मछली पकड़ते हैं तो वो बाद में अपनी मर्जी से नीलामी नहीं कर सकते हैं, वो केवल उन्हीं व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वो कर्जा या उधार लेते थे। और सुनामी के कारण पिछले साल उनके यहाँ बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था, क्योंकि सुनामी आने के कारण बड़ी बड़ी तरंगे आई थी और लहरों के कारण उनके कुछ कैटामैरन हैं जो बोट होते हैं उनका भी नुकसान हो गया है और उस समय वो कुछ काम नहीं कर सके और इसीलिए उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के जो साधन होते हैं उसका परिचय करते हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन से आजीविका के और आय के विभिन्न तरीके होते हैं। कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके आजीविका चलाते हैं, जैसे कि खेती में वो खेत तैयार करना है, रोपाई करना है, बुआई करना है, निराई करना है, कटाई करना है, ये सभी कार्य उनके खेती में शामिल होते हैं। और अगर फसल अच्छी हो, इसीलिए हम प्रकृति पर भी निर्भर रहते हैं, जैसे मतलब अच्छी बारिश होगी तो फसल अच्छी होती है। अगर कुछ प्रकृति का प्रकोप नहीं हुआ या कुछ कीट वगैरह नहीं है तो फसल अच्छी होती है, इस पर भी हम निर्भर रहते हैं। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। और देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें भी उगाते रहते हैं, क्योंकि मतलब अलग अलग इलाकों में अलग अलग हम सब वातावरण होता है, जलवायु अलग अलग होती है और इसीलिए उस जलवायु के हिसाब से हमको अलग अलग फसलें लेनी पड़ती है। उनके जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाई जाती है, क्योंकि जो परिस्थितियाँ होती है उनमें समस्याएं नजर आती है और इसीलिए उनकी परिस्थिति इज इक्वल टू हम समस्या बोल सकते हैं और उनमें कोई सुधार नहीं होता है। कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो काफ़ी प्रकृति पर निर्भर होते हैं और उनके पास साल भर काम करने के लिए काम नहीं मिलता है और इसीलिए उनको खेती के अलावा और भी काम ढूंढना पड़ता है। मजदूरों को साल भर काम नहीं मिलता है, उनको और कहीं पलायन करना पड़ता है काम की तलाश में। तो इस प्रकार की समस्याओं को उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आजीविका के साधन होते हैं कि उनके पास जो अगर खेती करने वाले लोग होते हैं, ज़मीन की गुणवत्ता पर उनकी आमदनी तय होती है। अगर उनके पास अच्छी सुपीक ज़मीन होती है, जब अच्छी सिंचन की सुविधा होती है तो उनको अच्छी उपज मिलेगी, उनकी अच्छी फसल हो जाएगी तो उनको आमदनी भी अच्छी मिलेगी। कई लोग ज़मीन पर मजदूरों के रूप में भी निर्भर होते हैं, क्योंकि उनको मजदूरी पर ही अपनी आजीविका चलानी पड़ती है। और ज़्यादातर जो किसान होती है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाजार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं, जिसको हम कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं या वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं। और ज़्यादातर जो छोटे किसान होते हैं वो खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गाँव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिलता है। तो ये छोटे किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, मछली पकड़ने वाले होते हैं। जैसे कि इसके पहले कि हम अरुणा और पारिवेलन के उदाहरण के साथ हम समझने की कोशिश की है कि उनको साल के 4 महीनों में उनको काम नहीं मिलता है, इससे उनको कुछ व्यापारियों से कर्जा उधार लेना पड़ता है। तो इस प्रकार की समस्याएं उनके सामने होती है। बात कर रहे हैं हम नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती है वो किस प्रकार से होती है। तो ये चिजामी नामक एक गांव है जो नागालैंड के फेक जिले में है और यहाँ चकेसंग समुदाय के लोग सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। सीढ़ी नुमा खेती का मतलब होता है कि जिस इलाके में जो इलाका पहाड़ी इलाका होता है उस इलाके में समतल, जो पहाड़ी को समतल करके कुछ खेती करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, तो ये ढलान है, ये ऐसा। तो क्या किया गया है कि यहाँ ऐसा बांध बनाया गया है, यहाँ कुछ बांध बनाया गया है, बांध बनाया गया है, ठीक है। इस प्रकार से वो खेती करते हैं। मतलब क्या है, जहाँ वो खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी सुरक्षित रहे। और यहाँ क्या किया जाता है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है, जैसे यहाँ बांटा गया है, और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। जैसे हम सीढ़ियों के रूप में हम ऊपर ऊपर चढ़ते हैं ना, तो इस प्रकार से ये अपने को नज़ारा दिखाई देता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं, जैसे मतलब ये ऊपर उठा दिया गया है यहाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, बांध बनाना, जिससे पानी भरा रह सके। और यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है ये सीढ़ीनुमा खेती। तो इस प्रकार की जो प्रैक्टिस होती है नागालैंड के चिजामी गांव में की जाती है। और चिजामी के जो गांव के जो लोग होते हैं वो अपने आसपास अपने खेत है उनके, और लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। तो क्या है, जिसको हम सामुदायिक खेती को कहते हैं।
वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार भी साफ करते हैं। मतलब जो अगर अनावश्यक जो घास होता है उसको भी वो मतलब काटते हैं या सफाई कर लेते हैं। और जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर वह खाना खाता है और ऐसा कई दिनों तक चलता है जब तक वह काम खत्म नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से नागालैंड में चिजामी के गांव सामुदायिक खेती कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन में कुछ व्यक्तियों का परिचय किया, उनके व्यवसायों का परिचय किया, उनके आजीविका के कुछ साधन होते उसको भी हमने समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ यह लेसन आपको समझ में आया है। इसी के साथ हम रुक जाते हैं।